हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो, एक न्यू टॉपिक के साथ। और जो आज का टॉपिक है वो प्रीवियस जो वीडियो हमने अपलोड की थी जिस चैप्टर से रिलेटेड, उसी चैप्टर का कंटिन्यूएशन में है। तो इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। एंड जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। एक्चुअली प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने ये समझा था कि हमारी जो अर्थ है उसमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर प्लांट्स हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट हैं। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स भी बहुत सारे वैरायटी में डाइवर्स फॉर्म में प्रेजेंट हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स भी आपकी एक स्पीशीज़ पाई जाती है। तो हमने ये देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज़म हमारी अर्थ में मिलते हैं और वो भी बहुत सारे वैरायटी में हमें मिलते हैं। तो इस तरह से डाइवर्स फॉर्म होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि अगर सपोज़ करिए जैसे अगर हम सिर्फ प्लांट्स को ही ले लें तो प्लांट्स में आपने देखा होगा कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, है ना। कोई रोज़ का प्लांट है, कोई मैरीगोल्ड का है, कोई लोटस है, कोई सनफ्लावर है। तो आपने देखा प्लांट में ही आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल रही है। अब ये पॉसिबल नहीं था कि हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में प्लांट्स प्रेजेंट हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि हम सबको बारीकी से जान सकें, सबके बारे में पढ़ा जा सके। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि एक मेथड, एक टेक्निक लाई जिसमें क्या किया गया, जो भी प्लांट्स फिज़िकली और इंटरनली एक जैसे थे, जो फिज़िकली देखने में एक जैसे थे और जिनमें इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर होता था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होती थी, उनको ग्रुप में रखना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जो एक जैसे दिखने वाले प्लांट्स थे उनको एक ग्रुप में, जो एक जैसे दिखने वाले प्लांट्स थे उनको एक ग्रुप में। तो ये जो फॉर्म था इसको नाम दिया गया क्लासिफिकेशन। तो जनरली बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टार्ट कर दिया। यही सिमिलर चीज़ जो कि प्लांट्स में हम कर रहे थे वही सेम चीज़ हमने एनिमल्स में भी अप्लाई की। जो एनिमल्स फिज़िकली एक जैसे दिखते थे, हम आइडेंटिफाई कर सकते थे, तो उनको एक ग्रुप में कर दिया गया। जैसे कि डॉग है, डॉग आप जानते हैं कि अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग एक कम्युनिटी हो गया, उसमें बहुत सारे हैं, पोमेरियन है, ब्लैक शेफर्ड है, बहुत सारे डॉग्स हैं, आपको पता है। उसमें भी हमें वैरायटी देखने को मिलती हैं। तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर डॉग है। तो क्या किया गया, क्लासीफाई कर दिया गया कि ये जो ग्रुप आएगा ये डॉग का ग्रुप आएगा और जितने भी डॉग्स होंगे वैरायटी वाले वो इसी ग्रुप में डाला जाएंगे। तो सेम सिमिलर चीज़, और अगर हम एक डॉग के बारे में पढ़ लेते हैं तो हमें सारे डॉग्स के बारे में पता चल जाएगा कि उनकी सिमिलैरिटी क्या है, बाहर से स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंटरनली कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में डीपली नॉलेज गेन करने के लिए। तो ये मेथड, ये टेक्निक बायोलॉजिस्ट ने अप्लाई किया। इसके साथ एक और प्रॉब्लम आई कि एक चीज़ और होने लगी कि जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो बहुत बड़ा है, हमारा वर्ल्ड बहुत बड़ा है, बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारे कॉन्टिनेंट, बहुत सारे स्टेट यहाँ पर मिलते हैं। यानी डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ, डाइवर्स फॉर्म ऑफ कंट्रीज़ आपको इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे देखने को मिलेंगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम आई थी कि ये पॉसिबल नहीं, ये चीज़ दिक्कत हुई कि जो चीज़ हमारे क्या कहते हैं कि जो हमारे, सपोज़ करिए अगर हम इंडिया को ही एज अ कंट्री, एक इंडिया को ही देखते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो जैसे सब कोई एक प्लांट है उसको हम जिस नाम से जानते हैं तो उसी सेम नाम से ही वो अदर स्टेट में जाना जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कई कई जगह पर, जैसे अगर हम लोबिया ही एक एग्जांपल ले लें, एक वेजिटेबल है लोबिया, तो आप जानते हैं लोबिया भी बोलते हैं, बरबटी भी बोलते हैं, बोड़ा भी बोलते हैं। तो हर अलग अलग स्टेट में इसी एक सिंगल वेजिटेबल को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक दिक्कत आ रही थी कि सपोज़ करिए अगर हम ट्रैवल करते हैं या कहीं और जाते हैं तो अगर हम उस वेजिटेबल का नाम लेते हैं तो सामने वाला उस चीज़ को नहीं पहचान पाएगा। तो इसका भी एक सल्यूशन निकाला गया जो कि था नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो यही जो चैप्टर होने वाला है, यही जो टॉपिक होने वाला है
इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे और बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो कि एक मेथड है नॉमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग करने का, उसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। There are some set of rule and recommendations creating the formal names of plant is done by the International Code of Botanical Nomenclature। क्या हुआ कि जैसे सपोज़ करिए कि हमने कुछ प्लांट्स उगाए और उसमें से कुछ ऐसे प्लांट्स निकल गए जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ हमने एक नया प्लांट तरीके का देखा। तो कुछ ऐसे रूल्स और कुछ ऐसे रेगुलेशंस जो हैं कुछ प्लांट्स के लिए बनाए गए हैं, या किसी भी ऑर्गेनिज्म, अगर हम प्लांट्स की बात करें, कोई भी प्लांट हमारे यहाँ ग्रो कर जाता है, उसको हम नहीं जानते हैं, तो ये जो रूल्स और रिकमेंडेशंस हैं कुछ बनाए गए हैं उस प्लांट को नेम करने का, आइडेंटिफाई करने का, ये बायोलॉजिस्ट ने क्रिएट किया है। तो क्या होता है कि एक प्रोसीजर लाया गया था जिसमें इस तरह के प्लांट जिनको नहीं पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते हैं, तो बायोलॉजिस्ट क्या करते थे, उसको ले जाते थे, उसको स्टडी करते थे, उसका बाकायदा एक नाम रखते थे जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी नाम से, कोई भी आप उसका नाम लेंगे तो सब लोग उस चीज़ को पहचान जाएगा। तो ये जो नेमिंग का प्रोसेस होता था, अगर हम किसी प्लांट की बात करते हैं तो ये जो नेमिंग वाला प्रोसेस होता था वो कौन करता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिसका नाम हमें नहीं पता है, तो उसको स्टडी करके उसका नाम देने का काम कौन करेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट, द रूल्स ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एनिमल इज असाइन इन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। सपोज करिए कि अगर हम कोई ऐसा एनिमल देख लेते हैं जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, है ना, कोई ऐसा जानवर हमने देख लिया, हम उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, तो अब वो है तो स्पीशीज़, अगर वो वर्ल्ड पे है तो वो डाइवर्सिटी का पार्ट है, हमारी अर्थ में है तो वो हमारे ही प्लांट का पार्ट है, एनिमल का पार्ट है। तो क्या किया जाएगा, जितने भी बायोलॉजिस्ट होंगे वो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एनिमल को लेके जाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको एक अच्छा सा नाम दिया जाएगा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नेम से पहचाना जाएगा। तो अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो उसको नेमिंग करने का काम कौन करता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। Such names universally accepted, it means each species has only one name are unique for every individual species, so all the people of world able to correctly identify their names easily। जैसा कि अभी मैंने पहले के 2 पॉइंट में बताया था कि अगर कोई भी स्पीशीज़ ऐसी मिल जाती है, चाहे प्लांट की चाहे कि एनिमल की, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं या पहचान नहीं पा रहे हैं या उसका नाम हमें नहीं पता है, तो यही जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, प्लांट वाले जो हैं और एनिमल वाले, वो इन्हें ले जाते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, बाकायदा उसका एक नेम रखा जाता है सुंदर सा जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। वो सारे बायोलॉजिस्ट उसको एक्सेप्ट करते हैं और अगर उस नाम से कोई भी बायोलॉजिस्ट नाम लेगा तो बाकी के सारे लोग पहचान जाएंगे कि हाँ अगर इस एनिमल की बात करी जा रही है तो ये एनिमल कौन है, ये अगर प्लांट के बारे में बात किया जा रहा है, साइंटिफिक नेम इसका ये है, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी नाम से जाना जाएगा। तो हम इजीली पहचान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ है और सभी लोग इसको आसानी से पहचान सकते हैं, इसीलिए ये नेमिंग का प्रोसेस लाया गया था। सिमिलरली इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया मिल जाता है तो उसके जो है नेमिंग का काम कौन करेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया यानी कि ICBN। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स, अगर कोई ऐसा क्रॉप डेवलप कर जाता है किसी फील्ड में जिसको हम नहीं पहचान पा रहे हैं, तो उसको नेमिंग करने का काम, उसको बाकायदा साइंटिफिक नेम देने का काम जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो बाय ऑल द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कौन करेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। एंड अगर कोई ऐसा वायरस भी है तो उसको कौन करेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। All biologists follow internationally agreed accepted codes of rules or principles while assigning scientific name to or newly discovered organism। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज़म, प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, अगर ये हमें डिस्कवर कर लिया या कहीं हमें एक नई स्पीशीज़ मिल जाती है तो उसको एक न्यू नेम असाइन करने का काम, एक न्यू साइंटिफिक नेम देने का काम बायोलॉजिस्ट करते हैं।
अब ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी नाम उस स्पीशीज़ का रख दिया जाता है। उस नाम को रखने के लिए, उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का नाम देने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं जो कि इंटरनेशनली अग्रीड होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे, आपका यूनिवर्सल लेवल पे वो रूल्स और रेगुलेशन एक्सेप्टेड होते हैं। अगर किसी बायोलॉजिस्ट ने इसका किसी भी जो भी डिस्कवर की हुई स्पीशीज़ है उसका नाम इस रूल और ये जो रूल्स बनाए गए हैं, जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर उसका नाम नहीं लिखा जाता है तो वो यूनिवर्सली बाय ऑल द बायोलॉजिस्ट वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो ये बहुत कंपलसरी है कि अगर कोई भी स्पीशीज़ जो कि डिस्कवर की गई है उसका नाम, उसका साइंटिफिक नेम रखा जा रहा है तो वो रूल्स और प्रिंसिपल को फॉलो करके ही रखा जाएगा। Binomial nomenclature for scientific naming of organisms was developed by Carolus Linnaeus। इसी को, यही जो हम लोग नाम रखते हैं किसी नए ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का कहते हैं। बाइनॉमियल का मतलब होता है दो और नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। ठीक, यही जो रूल है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जो दिए हुए हैं रूल्स एंड प्रिंसिपल, उसी को फॉलो करके किसी भी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज़ का नाम हम रखते हैं और साइंटिफिक नेम रखा जाता है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा बाय ऑल द बायोलॉजिस्ट। और ये जो नॉमेनक्लेचर का प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जो प्रिंसिपल है, ये किसने डिस्कवर किया था, ये किसने डेवलप किया है, ये एक बायोलॉजिस्ट ने, एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है जिनका नाम है कैरलस लीनियस। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर आपका किसने डेवलप किया है, कैरलस लीनियस ने डिस्कवर किया है। ये हैं आपके कैरलस लीनियस जिन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, जिनके रूल्स और प्रिंसिपल को फॉलो करके हम किसी भी न्यू डेवलप्ड स्पीशीज़, डिस्कवर स्पीशीज़ का साइंटिफिक नेम रखते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिवर्सल रूल्स फॉर बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब ये जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो नेमिंग करने का प्रोसेस है, उनमें कौन से ऐसे रूल्स होते हैं जिसे हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर नाम देना है तो उस रूल्स और प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। देख लेते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। कहने का मतलब है कि जिस भी ओरिजिन से कोई भी ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया गया है और उसका अगर हम कोई भी बायोलॉजिकल नेम रखेंगे तो वो जो नेम होगा किसी भी न्यू डेवलप्ड स्पीशीज़, न्यू डिस्कवर्ड स्पीशीज़ का, वो किस में होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ लैटिन लैंग्वेज। वो जो हम साइंटिफिक नेम हम उस स्पीशीज़ को देंगे उसकी लैंग्वेज लैटिन होनी चाहिए। ईच ऑर्गेनिज्म इज़ गिवन ओनली वन नेम कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स। एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम दिया जाएगा और वो पूरे दुनिया में उसी नाम से पहचाना जाएगा और उस नेम में दो वर्ड्स होंगे। ठीक है, वो नेम का दो वर्ड होगा। जैसे कि किसी का नाम होता है, जैसे किसी का नाम है पूजा शर्मा, है ना, तो ये क्या हो गया, दो नेम हो गए। तो इसी तरह से किसी का भी साइंटिफिक नेम रखा जाएगा तो वो टू वर्ड्स के होने चाहिए, दो शब्द के होने चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, वो जो नाम होगा वो खाली एक ही नाम होगा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी नाम से पहचाना जाएगा। द साइंटिफिक नेम इज़ प्रिंटेड इन इटैलिक्स और अंडरलाइन सेपरेटली व्हेन हैंड रिटन टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। अब दूसरा प्रिंसिपल हमें ये फॉलो करना है कि हम अगर किसी को भी साइंटिफिक नेम देते हैं तो उसको हम इटैलिक्स में लिखेंगे और उसको अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, जब भी उसको हाथ से हम कहीं पे भी लिखेंगे, किसी भी पेपर में, किसी भी कॉपी में, तो वो साइंटिफिक नेम हमेशा ही लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा, इटैलिक्स में लिखा जाएगा और सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मक्खी है, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, तो इसमें आपने देखा जो मस्का डोमेस्टिका है ये लैटिन लैंग्वेज है और इसको लिखने का एक तरीका होता है कि वो इटैलिक्स में होना चाहिए। तो जैसे कि बोला है इटैलिक्स में होना चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, मस्का और डोमेस्टिका। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो सेपरेटली जो है क्या होनी चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, ये हमेशा हम इटैलिक्स में लिखेंगे, थोड़ा टेढ़ा उसमें, और सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे और वो नाम दो वर्ड्स का हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं।
The first word denoting the genus starts with capital letter while the species epithet starts with a small letter. जैसा कि अभी हमने देखा था मस्का डोमेस्टिका हमने नाम लिखा था, तो हमने कहा कि वो क्या होना चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए, 2 वर्ड का होना चाहिए, इटैलिक्स में लिखा होना चाहिए, है ना। ये चीज़ हमें जानी। और एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड हो गया है कि ये जो पहला नाम होता है वो क्या डिनोट करता है, वो किसी भी स्पीशीज़ का जीनस डिनोट करेगा, और ये जो डोमेस्टिका होता है वो क्या डिनोट करता है, स्पीशीज़ डिनोट करता है। किसी भी साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड होंगे जिसमें पहला वर्ड जो होगा वो जीनस को डिनोट करेगा, दूसरा वर्ड स्पीशीज़ को डिनोट करेगा। और जीनस में जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, और उसे छोड़ के बाकी जितने भी वो आपके लेटर्स होंगे वो किस में होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे। तो ये था रूल जो हमें किसी भी ऑर्गेनिज़म को, स्पीशीज़ को नेमिंग करने में ध्यान रखना होता है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें नेमिंग करनी होती है। और इसके अलावा इसको फॉलो ना करके अगर किसी को भी हम नाम दे देते हैं, किसी का भी स्पीशीज़ का नाम हम अगर रख देते हैं साइंटिफिक नेम, तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, उसको हमारी डाइवर्सिटी से आउट कर दिया जाएगा। वो तभी एक्सेप्टेड होगा जब ये रूल को फॉलो करेगा और वो हमारी डाइवर्सिटी का पार्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। द नेम ऑफ द ऑथर और डिस्कवरर रिटन आफ्टर अ स्पीशीज एपिथेट इन एब्रीविएटेड फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीफेरा इंडिका लिन, it indicates that this species was first discovered by Linnaeus. ऐसा कंपलसरी नहीं होता है, बट अगर आपको इस तरह से लिखा मिला जाए, कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा है, ये स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है यहाँ पे, ये होगा मैग्नीफेरा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कहीं पे आपको लिखा हुआ क्या मिल रहा है, मैग्नीफेरा इंडिका और लिन, ये 3 वर्ड्स के आपको साइंटिफिक नेम दिख रहे हैं। ये मैग्नीफेरा इंडिका यानी कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर किसी भी स्पीशीज़ का नाम दिया गया है और उसके आगे जो है किसी भी जो डिस्कवरर है या ऑथर है उसका नाम दिया होता है एब्रीविएटेड फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो थर्ड नेम होता है वो क्या डिनोट करता है कि इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को किसने डिस्कवर किया है। तो यानी मैग्नीफेरा इंडिका यानी कि जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है वो किसने डिस्कवर किया था, लीनियस ने डिस्कवर किया था। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि किसी डिस्कवरर और ऑथर का नाम हमें लिखना ही होगा, हार्ड एंड फास्ट रूल है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का रूल है, ऐसा नहीं है। बट अगर लिखा जाता है तो वो करेक्ट है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। बट अगर किसी का नाम लिखा हुआ है तो आपका क्या, आप उसको समझेंगे कि वो उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का डिस्कवरर है, और उसमें हम पूरा नाम नहीं लिखते हैं, सिर्फ नाम के जो हैं 4 लेटर्स हम इसमें इंक्लूड करते हैं। All 3 word generic name, species epithet and author citation collectively form binomial epithet. epithet का मतलब होता है एडजेक्टिव, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसा कि आपने इसमें देखा, यहाँ पे एग्जांपल दिया था मैग्नीफेरा इंडिका एंड लिन। तो जो मैग्नीफेरा है ये जेनरिक नेम है, इंडिका ये स्पीशीज़ एपिथेट है, और लिन क्या है, ऑथर का नेम है जिसने इसको डिस्कवर किया है। तो ये जो तीनों चीज़ लिखी गई हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और इन तीनों को मिला के ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या चीज़ें पहले करनी है, वो चीज़ हम इसमें जानेंगे, कौन से रूल्स हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द रूल्स ऑफ ICBM यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक। इफ़ द फर्स्ट नेम गिवन टू द ऑर्गेनिज्म इज़ वैलिड इन टर्म्स ऑफ रूल दैट विल बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्रेफरेंस। कहने का मतलब है कि अगर जो ICBM का रूल है, अगर हम किसी की ऑर्गेनिज्म को फर्स्ट नेम यानी कि जीनस जो जेनेरिक नेम है अगर हम किसी को दे देते हैं, और वो पूरा रूल और रेगुलेशन को, प्रिंसिपल को फॉलो करके जो कि ICBM ने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने नाम रख दिया है, तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस में नाम आया है वही एक्सेप्टेड हो जाएगा, हमारी डाइवर्सिटी का पार्ट हो जाएगा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। उसके अलावा अगर हम किसी का नाम रख देते हैं
तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, वो डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं होगा, उसे हम हटा देंगे। तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, जो पहला नाम उसकी फिजिकल अपीयरेंस और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख के हम डिसाइड कर लेते हैं, वही हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाती है और उसका जेनरिक नेम भी वही हो जाता है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। एनी अदर वैलिड नेम गिवन आफ्टर दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिनोनिम। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जैसे कि अगर हमने कोई डिस्कवर की स्पीशीज़ और उसका नाम हमने ICVN के जो है रूल्स फॉलो करके हमने रख दिया उसका जेनरिक नेम, तो हम उसी को ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कर लेंगे, वो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का पार्ट हो जाएगा, वही उसका नाम हो जाएगा जेनरिक नेम, जो कि यूनिवर्सली हर जगह ऑल द बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेड होगा। अगर उसके अलावा कोई और नाम डिस्कवर किया जाता है उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का, तो वो उसका सिनोनिम होगा, वो उसका साइंटिफिक नेम नहीं मानेंगे, हम उसका सिनोनिम मानेंगे। नो नेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड प्रायर टू दोज यूज्ड बाय लिनियस इन 1758 इन द 10th एडिशन ऑफ सिस्टमे नेचुराe फॉर एनिमल्स एंड 1753 फॉर प्लांट्स इन स्पीशीज एंड प्लांटेरम। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो भी स्पीशीज 1758 से पहले डिस्कवर की गई हैं, जिसका नाम जो है लिनियस ने जो भी स्पीशीज़ जो 1758 जो कि लिनियस ने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का रूल रखा था, उसके पहले जो भी स्पीशीज़ का नाम हमने रख दिया था वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। तो वो यूनिवर्सली जो भी नाम रखे गए हैं साइंटिफिक नेम किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ का, वो जो कैरोलस लिनियस ने रखे हैं वही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होंगे, ठीक है। और वो जो कुछ नेम हैं कैरोलस लिनियस ने डिस्कवर किए हैं, तो कुछ जो है उनकी जो 10th एडिशन है, ठीक है। यहाँ पे कार्ल कैरोलस लिनियस की 2 बुक का नाम दिया गया है। फर्स्ट इज़ सिस्टमा नेचुराe जो एनिमल्स के लिए है, फिर 1753 में स्पीशीज़ प्लांटेरम, ये दूसरी बुक का नाम है जो प्लांट्स के ऊपर है। तो ये जो 2 बुक है कार्ल लिनियस की, तो जो एनिमल्स उन्होंने डिस्कवर किए उनका जो साइंटिफिक नेम रखा, उनका सारा डिटेलिंग उन्होंने सिस्टमा नेचुराe में दिया हुआ है, सारे साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं एनिमल्स के। और जो भी प्लांट्स डिस्कवर किए गए थे कैरोलस लिनियस के द्वारा और जिन्होंने उनका साइंटिफिक नेम रखा था, वो स्पीशीज़ प्लांटेरम यानी कि जो प्लांट बेस्ड बुक है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है। मेथड ऑफ राइटिंग बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम कैन बी मेजर्स एज। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का या स्पीशीज़ का हम साइंटिफिक नेम कैसे लिखेंगे, ये तो मैंने पहले बता दिया है, बट अभी ये देख लेते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि दिया है मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। हमने पहले इनमें क्या रूल पढ़ा है कि जो मैग्नीफेरा है वो क्या डिनोट करता है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनस बताएगा। और जो नीचे वाला है इंडिका है, यहाँ आई स्मॉल होगा, इंडिका है, वो क्या हमें बताएगा, वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ के बारे में बताएगा। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में ह्यूमन बीइंग का जो नाम है वो क्या है, होमो सेपियंस है, ठीक है। हमारी कौन सी स्पीशीज़ है, होमो सेपियंस है। तो जो होमो है वो क्या डिनोट करता है, वो जीनस डिनोट करता है, और सेपियंस क्या डिनोट करता है, वो स्पीशीज़ को डिनोट करता है ना। ये हमने पहले भी डिस्कवर किया है, ठीक। और ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि जीनस का जो वर्ड होगा उसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा किस में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। मैग्नीफेरा इंडिका बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम वी शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। और हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी साइंटिफिक नेम होगा वो हम किस में लिखेंगे, इटैलिक्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो मैंगो का नाम दिया गया है उसका करेक्ट फॉर्म क्या है लिखने का, वो है मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक। ये इटैलिक्स में होना चाहिए और सेपरेटली हम इसे क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो जो कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर पे बेस्ड थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक एंड क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।